Hello everyone, I am Kusum and welcome back to Faculty Channel. Well, today I brought yet another video of Uttarakhand LT Teaching Aptitude, that is Learners of Specific Need. तो Learners of Specific Need के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो आपके उत्तराखंड LT के टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है। इसमें पता करेंगे हम क्या क्या कौन कौन से ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए होती हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आई थिंक इन ऑल द टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स जो भी ऐसे कोई कोर्सेज होते हैं, जो भी ऐसे कोई एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें कि लर्नर्स के बारे में पूछा जाता है, टीचिंग का जिसमें रोल होता है, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लर्नर्स विद स्पेसिफिक नीड होते कौन होते हैं वो लर्नर्स? ऐसे लर्नर्स जिनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है लर्न करने में कोई नई चीज़, और दे ऑल आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन द वेज इन द ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। ओके, तो जैसे हर एक का दिमाग अलग होता है, हर एक के दिमाग के अंदर अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, तो हम किसी को नहीं बोल सकते थे टू पर्सन्स आर अलाइक, राइट? दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, दे वेरी ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक इंसान का माइंड अलग होता है, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, सबके अलग अलग कैसे वो नई चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, ये होता है। मोस्ट कॉमनली जो लर्नर्स होते हैं जिनको हम SPLD कहते हैं, दैट इज स्पेशल लर्निंग स्पेशल लर्निंग डिफरेंस, ये एक्सपीरियंस हो सकता है थ्रू डिफ़िकल्टीज विद वर्किंग मेमोरी के अकॉर्डिंग, जो मेमोरी जिसका यूज़ हो रहा है वो उससे प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइज करने में, स्ट्रेटेजाइज करने में, चीज़ों को अटेंशन स्पैन करने में, या प्रोसेसिंग स्पीड को देखने में क्या प्रोसेस होता है स्पीड के, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, इन सब से रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ये इनको हम बोलते हैं स्पेशल लर्निंग डिफरेंसेस। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, वैसे तो इसके अंदर और भी कैटेगरीज है, बट ये मेनली कुछ कैटेगरीज हैं जो हम देखते हैं। डिसलेक्सिया हो गया आपका, डिस्कैलकुलिया, बिहेवियर, इमोशनल, सोशल डिफिकल्टी, कॉग्निशन एंड लर्निंग, फिजिकल, स्पीच एंड लैंग्वेज एंड ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जो कई हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स में, कुछ बच्चों में पाई जाती हैं। इट्स नॉट कि ये इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं दैट एनीवन इज मेंटली रिटार्डेड। ये ऐसी डिफ़िकल्टीज है जो किसी में भी हो सकती हैं। मे बी ऐसे कोई डिसलेक्सिक हो सकता है, कोई डिस्कैलकुलिया हो सकता है, जैसे कईयों को होता है कि कोई मैथ्स में बहुत अच्छे है, कुछ रीडिंग में अच्छे नहीं हैं, या कोई किसी के अंदर बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ सम लर्निंग डिसऑर्डर्स विच आर फाइंड इन द स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर इन डिटेल। सबसे पहले हम आते हैं डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया वो लर्निंग डिफिकल्टी है जो प्राइमरली अफेक्ट करती है स्किल्स इन्वॉल्व इन एक्यूरेट एंड फ्लुएंट वर्ड रीडिंग एंड स्पेलिंग। कई बच्चे होते हैं जिन्हें रीडिंग और स्पेलिंग में डिफिकल्टी आ जाती है, वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते हैं, रीड करते हैं तो मे बी वो कुछ गलत रीड करते हैं, या वर्ड्स वो पहचान नहीं पाते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है व्हाट अ डिसलेक्सिया स्टूडेंट इज़। सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिसलेक्सिया, डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, वर्बल मेमोरी थोड़ी कम होती है, और वर्बल प्रोसेसिंग स्पीड भी कम होती है, मतलब वो बहुत जल्दी स्पीड में नहीं बोल पाते हैं चीज़ों को। डिसलेक्सिया अकर्स अक्रॉस द रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। Okay, now co-occurring difficulties may be seen in aspects of language, motor coordination में difficulty होती है, mental calculation नहीं कर पाते, concentration नहीं हो पाता है चीज़ों पे, और personal organize नहीं कर पाते इन चीज़ों को। But these are not by themselves markers of dyslexia। ये सब हम नहीं कह सकते कि अगर सब में यह है तो ये dyslexic ही होंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं, बट ये एक ओवरऑल आपको एक सिम्टम्स बताए गए हैं कि जो डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं उन पे ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दिखते हैं। डिसलेक्सिया में रीडिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, वो वर्ड्स को पहचान नहीं पाते हैं,
या अगर पहचानते हैं तो कुछ उल्टा लिख देते हैं व्हेन दे आर राइटिंग द थिंग्स, डिस्ग्राफिया जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर राइटिंग में डिफिकल्टी आती है। मतलब देखिए जो बच्चा डिस्लेक्सिक होगा वो ऑब्वियसली वो डिस्ग्राफिया भी हो जाता है, बिकॉज इफ अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू रीड, ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स, तो वो लिख भी नहीं सकता है उस चीज़ों को। तो डिस्लेक्सिया के अंदर डिस्ग्राफिया ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट आपका टाइप है डिस्कैलकुलिया का। अब ये डिस्कैलकुलिया जो होता है ये होता है आपका जब हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ठीक से कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं। ये एक कंडीशन होती है जो इफेक्ट करती है एबिलिटी टू एक्वायर मैथमेटिकल स्टिक्स, अरिथमेटिकल स्टिक। डिस्कैलकुलिया लर्नर्स मे हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सिंपल नंबर कॉन्सेप्ट्स। सिंपल चीज़ें मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उनको वो प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन इफ दे प्रोड्यूस अ करेक्ट आंसर और यूज अ करेक्ट मेथड, दे मे डू सो मैकेनिकली एंड विदाउट कॉन्फिडेंस। तो अगर इवन उनको अगर हम बोले कि वो ढंग से ठीक से कर भी लेते हैं, आंसर भी करेक्ट आ जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं रहता है। वो कर लेते हैं किसी तरह से, दिमाग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, दे विल कम टू द करेक्ट आंसर, बट दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। वो हमेशा थोड़ा बचते हैं कैलकुलेशन से कि हमें ना करना पड़े मैथ्स। कई होते हैं मैथ्स का फोबिक होता है, मुझे मैथ्स का फोबिया है, दो आई कैन डू वेरी स्पीड द कैलकुलेशंस, बट मेरे साथ ये है कि मुझे मैथ्स का फोबिया है। मुझे लगता है कि मुझे नहीं आ पाएगी कोई अगर सिंपल इक्वेशन मेरे सामने, आई फील लाइक आई विल नॉट बी एबल टू डू। तो मे बी आई कैन से आई एम डिस्कैलकुलिया, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग विच क्रिएट्स दैट आई एम डिस्कैलकुलिक, देयर आर मैनी मोर फैक्टर्स। ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, लेकिन बाद में वो उनको सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम हो जाती है। कई होते हैं जिनको सब पता होता है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक्स में उनका पूरा आंसर गलत हो जाता है। सो कैलकुलेशंस का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है डिस्कैलकुलिया में। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर, इमोशनल, सोशल डिफिकल्टी, BESD बोलते हैं हम इसको। ओके, या सेम कोड ऑफ प्रैक्टिस डिस्क्राइब्स BESD एज ए लर्निंग डिफिकल्टी, जहां बच्चे और यंग पीपल डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फीचर्स ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल डिफिकल्टीज। उनके अंदर वो इमोशनल और बिहेवियरल डिफिकल्टीज होती हैं, वो कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनके अंदर, जैसे बीइंग विदड्रॉन और आइसोलेटेड, और डिस्ट्रप्टिव एंड डिस्टर्बिंग होते हैं, बीइंग हाइपर एक्टिव होते हैं बहुत, या फिर लैक कंसंट्रेशन बहुत कम होता है उनके अंदर, हैविंग इमेच्योर सोशल स्किल्स और प्रेजेंटिंग चैलेंजिंग बिहेवियर्स अराइजिंग फ्रॉम अदर कॉम्प्लेक्स स्पेशल नीड्स। तो इनके जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर देख रहे होंगे, पैनिक, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोसिस, schizophrenia, anemia, anxiety and all these bipolar disorders, these are kind of BESD के जो symptoms हैं। ये जो टर्म है ये इंक्लूड करता है चिल्ड्रन और यंग पीपल को विद इमोशनल डिसऑर्डर्स एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर्स, जो इंक्लूड करता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। अब ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाता है ADHD। ये होता है अटेंशन डेफिसिट, जो अटेंटिव नहीं रह सकते हैं और बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ही हाइपर एक्टिव, एक जगह नहीं बैठ सकते, अटेंशन नहीं हो सकता है उनका, वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है उनका माइंड, राइट। Furthermore, children and young people may be behavioral difficulties that are less obvious. For example, जिनके अंदर those with anxiety who self harm have school phobia or depression, and those whose behavior are seen to be deteriorating. तो ऐसे होते हैं ये लोग, ये बच्चे जो जिनके अंदर एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी एंग्जाइटी आ जाती है, सेल्फ हार्म करते हैं, अपने आप को हार्म करते हैं, स्कूल जाने में का फोबिया होता है, स्कूल नहीं जा सकते हैं, डिप्रेशन रहता है उनको, और इनका जो बिहेवियर होता है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिटोरिएट होता रहता है, कम होता रहता है, मतलब अप टू द व्हाट सोसाइटी नीड्स अ बिहेवियर फ्रॉम अ चाइल्ड और फ्रॉम अ पर्सन, वो उसके अप टू द मार्क नहीं हो पाता है। तो ये कुछ होते हैं सिम्टम्स आपके BESD के। फिर है आपका कॉग्निशन एंड लर्निंग। कॉग्निशन एंड लर्निंग डिफिकल्टी जो होती है ये आपकी दिखती है जैसे लो लेवल ऑफ अटेनमेंट अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट इंक्लूडिंग बेसलाइन असेसमेंट्स, डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग स्किल्स नोटेबली इन एंड न्यूमरेसी ऑन विच मच अदर लर्निंग इन स्कूल डिपेंड्स। मतलब टोटल ओवरऑल जो एक होता है किस तरह से चीज़ों को ग्रास्प करना, उसके अकॉर्डिंग उस वर्क करना,
असेसमेंट्स करना, लर्न करना कोई चीज़ हो तो उसको प्रॉपरली वो नहीं बता पाते हैं, इतना मतलब एक होते हैं जिनको आता सब कुछ है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को व्हेन दे आर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन या कुछ भी कर रहे हैं कुछ डेली लाइफ का, तो दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट दोज थिंग्स प्रॉपरली, उनको वो चीज़ें सीखने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी इन डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड जनरलाइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब इफ वी गिव समवन जैसे कॉन्क्रीट आइडियाज़ तो वो बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अगर हम आइडियाज़ दें तो उसको जल्दी से वो पहचान नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एक बच्चे को अगर हम जो बाय द टाइम ही रीचेस 3rd और 4th क्लास तो वो माइंड में एडिशन करना शुरू कर देते हैं, राइट। उनको कॉन्क्रीट में लिखा हुआ नहीं चाहिए। अब रिटन में फॉर्म में अगर हम बोलें कि टेल मी व्हाट इज 10 + 12, तो उनको ऐसे नहीं है कि रिटन में दोगे तब वो एक एक करके उसको प्लस करेंगे, बट बाय द टाइम दे रीच 3rd क्लास दे आर एबल टू डू द कैलकुलेशंस इन देयर माइंड। पर यहाँ पर क्या होता है, जिनको कॉग्निशन एंड कॉग्निशन इस जनरल लर्निंग डिफिकल्टी होती है, ये बहुत जल्दी उस चीज़ को नहीं ग्रास्प कर पाते हैं। उनको एब्स्ट्रैक्ट अगर आप उसके सामने रख दोगे कोई चीज़ें तो वो नहीं कर सकते हैं कैलकुलेट। ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अ रेंज ऑफ एसोसिएटेड डिफिकल्टीज नोटेबली इन स्पीच एंड लैंग्वेज एंड इन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। स्पीच और लैंग्वेज में उन्हें डिफिकल्टी होती है, वो प्रॉपरली अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एक्सप्रेसिवली, एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट थोड़ा उनका कम होता है। वो ज़्यादा इमोशनल इन द सेंस दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, दी सच काइंड ऑफ पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट, राइट। दे डोंट लाइक बाइंड अप विद द सोसाइटी वेरी फॉन्डली, और फ्रेंड्स कम बनते हैं इनके, तो ये अपने आप में रहना चाहते हैं, और एक तरह से जनरल लर्निंग डिफिकल्टी होती है। इसको हम किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, भाई जनरल है, सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं आपकी। इसके बाद आता है आपका फिजिकल डिसेबिलिटीज़। अब फिजिकल हेयर डजंट मीन कि कोई की फिजिकल डिसेबिलिटी, इसमें ये नहीं आ जाएगा कि कोई होता है ना, जैसे किसी के विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे नहीं, ये वो वाला फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है। इसको हम बहुत ब्रॉड रेंज में कवर कर सकते हैं। ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इसमें कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। विद इन दैट रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज और इम्पेयरमेंट्स दैट इंटरफेयर विद द चाइल्ड्स एबिलिटी टू अटेन द सेम डेवलपमेंट माइलस्टोन्स एज हिज और हर पीयर्स। मतलब वो जैसे अगर उसकी क्लास में कोई बच्चा है, उसका जो फ्रेंड है या सपोज फ्रेंड है, क्लासमेट है, कोई भी है, वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा है जितना उस एज में उसको होना चाहिए, जितना माइंड का डेवलपमेंट उसका उस एज में होना चाहिए, वो उस माइलस्टोन तक नहीं पहुंच पा रहा है जितना उसके फ्रेंड्स या उसके क्लासमेट पहुंच पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं डिस्प्रैक्सिया। अब ये डिस्प्रैक्सिया क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उसको प्रॉब्लम होती है बॉडी सिस्टम मोशन उनको कोऑर्डिनेट करने में। जैसे अगर कोई बॉल उनके पास आ रही है तो वो जज नहीं कर पाते कि ये कब मेरे पास पहुंच पाएगी, कि उसे उनको कहाँ पर एक्शन लेना है। या फिर व्हेन दे आर जंपिंग तो उनको जैसे वो डिस्टेंस का एक अंदाज़ा नहीं लगा पाते। सपोज दे आर जंपिंग फ्रॉम अ बेड टू अ टेबल, सपोज जैसे बच्चे करते हैं घर में, दे आर जंपिंग फ्रॉम बेड टू अ टेबल, तो वो उसे डिस्टेंस का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि यहाँ से अगर मैं जंप करूँगा तो वहाँ तक पहुँच जाऊँगा या नहीं पहुँचूंगा, वो आइडिया नहीं लग पाता है। शू लेसेस बांधने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें होती हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। देन कम्स योर स्पीच एंड लैंग्वेज। नाउ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होता है, ये होता है जब प्रॉब्लम होती है उनको कम्युनिकेशन करने में, रिलेटेड टू एरिया सच एज ओरल मोटर फंक्शन। मतलब दे आर नॉट एबल टू say that communicate the things properly। अब इससे क्या होता है, यहाँ पर डिले हो जाता है। These delays or disorders range from simple sound substitutions, the inability to understand or use language, or use the oral motor mechanism for functional speech and feedings। जैसे कईयों के अंदर एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो तब एक होता है कि जब वो ठीक से स्पीच नहीं निकल पाती है, वर्ड्स उनके मुंह से नहीं निकलते हैं, राइट। तो यहाँ पर मे बी यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे ये सिर्फ एक तरह का वैसा कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, बट इट कैन बी कॉज्ड बाय, कभी चोट लगी है बचपन में या कभी भी चोट लगी है तो डिले ऑफ स्पीच हो रहा है, डिले ऑफ लैंग्वेज हो रहा है, या फिर ये मेंटल हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपकी आ सकती हैं। इट इज़ जब वो चीज़ें समझ सकते हैं जल्दी से, बट
व्हेन दे आर अबाउट टू स्पीक तो वो बोल नहीं पाते हैं, उतनी स्पीड में नहीं बोल पाते हैं जितना उनके माइंड में चीज़ें आ रही हैं, माइंड में आ जाती हैं, बट दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग आउट द थिंग्स एज फ्लुएंटली एज अदर्स आर डूइंग। तो यहाँ पर डिले ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, दिस इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। Last we will come to autism spectrum disorder. Autism is a lifelong developmental disability. ये lifelong होता है, इसको हम क्योर नहीं हो सकता है, बट वी कैन हेल्प आउट दोज स्टूडेंट्स, दोज चिल्ड्रन हु आर एक्चुअली सफरिंग विद दिस थिंग ऑटिज्म। ये बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, like some people with this autism spectrum disorder will have learning disabilities, others have average or above average intelligence, कुछ होते हैं बहुत intelligent भी होते हैं, above average, average या above average में रहते हैं। Included in this group are those with Asperger's syndrome और high functioning autism, जिसमें कि recognized characteristic of ACD, ASD कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, मतलब प्रॉब्लम्स विद वर्ड यूसेज एंड अंडरस्टैंडिंग, उनको पता नहीं है कि कौन सा वर्ड उनको कहाँ बोलना है, और जब कोई वर्ड बोलता है उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। एक तो ये हो गया। देन डिफिकल्टीज विद सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी विद अदर्स, वो सोशली इतने ज़्यादा किसी के थ्रू इतना कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इतने सोशल स्किल्स उनके डेवलप नहीं होते हैं, उनको दूसरे एक एम्पैथी वाली फीलिंग नहीं होती है कि दे कैन नॉट पुट द शूज़ इन, दे कैन नॉट पुट देयर फीट इन अदर्स शूज़, कि अगर इसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये नहीं समझ सकते हैं उस चीज़ों को कि या इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो एक होता है एम्पैथी वाली फीलिंग आ जाती है कि नो इट इज़ वेरी बैड, मे बी अगर मैं इसकी जगह होती तो ऐसे होता, वो चीज़ वो नहीं फील कर पाते हैं। नैरो रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफिकल्टीज विद इमेजिनेशन, बहुत इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड होता है, और डिफिकल्टी होती है उन्हें इमेजिनेशंस में। अगर हम बोलते हैं कि इमेजिन करो, कोई स्टोरी सुनाने, तो वो स्टोरी वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच बिगिंस बिफोर एज 3 एंड अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है ये एज 3 से पहले स्टार्ट हो जाता है, और ये बात तक थ्रू आउट द लाइफ ये इफेक्ट होती रहती है इससे चीज़ें। तो एक होता है कि वो डेंजर नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है तो वो इंटॉलरेंट होते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, हिस्टेरिक होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ये सब चीज़ें इनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आती हैं। देन टीचिंग, अब हम इन चीज़ों को हम किस तरह से टीचिंग में कैसे हम हेल्प कर सकते हैं ऐसे बच्चों को जो ये लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं। सी, एक तो हो गया प्रोवाइड ओरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स विद रीडिंग डिसेबिलिटीज़, जो नहीं पढ़ पाते हैं चीज़ों को तो उनको ओरली हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशंस में व्हेन वी आर गिविंग देम द पेपर, तो उनको ओरली बोल के क्वेश्चन उनको समझा दिया जाए। देन प्रोवाइड लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स विद फ्रीक्वेंट प्रोग्रेस चेक्स, उन पे प्रोग्रेस चेक्स रखे जाएँ, बार बार उनको देखा जाए, ये देखा जाए, ये नोटिस किया जाए, ऑब्जर्व करना उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितना उन पे प्रोग्रेस आ रहा है toward an individual or class goal. Then give immediate feedback to learning disabled students. जब भी वो कोई चीज़ पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है तो उसको immediately feedback दिया जाए। They need to see quickly the relationship between what was taught and what was learned. मतलब आप उन्हें कोई चीज़ समझा रहे हो तो उनसे पूछो उनको समझ आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो उनको फिर से समझाओ वो चीज़, बिकॉज वो बहुत इट्स इज टेंडेंसी इन देम दैट दे forget the things very easily. So उनको immediate feedback बहुत important है। Make activities concise and short. जो भी activities आप दे रहे हो उनको थोड़ा concise और short रखो, because ज़्यादा लंबी अगर long और drawn out projects अगर आप दोगे तो वो frustrate हो जाते हैं, confuse हो जाते हैं, तो उनके लिए short activities आप डिज़ाइन करें। Learning disabled youngsters have difficulty learning abstract terms and concepts. So whenever possible, जब भी possible हो तो provide करें उनको concrete objects से, जैसे कि ऐसी चीज़ें दें जो कि वो टच कर सके, हेयर दे कैन, वो सुन सके, स्मेल कर सके। सो एक वो ना साइट और अपने सेंस ऑर्गन्स से वो चीज़ों को रिलेट करते हैं। वो माइंड से इतना ज़्यादा अगर आप उनके सामने एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें रख दोगे तो वो इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, उनको डिफ़िकल्टी आएगी उस लेवल तक पहुँचने में। जब तक बाकी बच्चे पहुँच जाएंगे उसके कंक्लूजन में, दे विल बी स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर। सो आप उनको एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे जो भी एक्टिविटीज़ है वो प्रोवाइड करें।
देन लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स नीड एंड शुड गेट लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रेज, उनको बार बार आप प्रेज करते रहें, मोटिवेट करते रहें, बिकॉज जहां आपने उनको इग्नोर करना शुरू करा दे विल लूज देयर ट्रैक. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग, सिर्फ ये मत बोलो उनको कि आपने बहुत अच्छा करा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया. बी श्योर यू प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रेजिंग कमेंट्स, कुछ ऐसे कमेंट्स जैसे कि आई वाज पर्टिकुलरली प्लीज्ड बाय द वे इन विच यू ऑर्गेनाइज द रॉक कलेक्शन फॉर किरण एंड मीरा, सपोज कुछ दिया है तो उनको इस तरह से बोलो मुझे बहुत खुशी हुई है. ऐसे सिंपली मत बोल दो कि हाँ वेरी गुड, अच्छा करा, ये वो. इट इज नॉट द थिंग. दे नीड मोर अटेंशन, दे नीड स्पेसिफिक प्रेजेस इन देयर लाइफ. सो यू नीड टू बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर डीलिंग विद सच स्टूडेंट्स. तो उनको आपको पर्टिकुलरली यू हैव टू प्ली, आपको उनको बोलना है कि आपने कितना अच्छा करा, आपको समझाना है कि आप क्यों खुश हो उनसे. I hope it is clear. Then when necessary, plan to repeat instructions or offer information in both written and verbal. आप ऐसा कर सकते हैं, when you are giving them anything, आप कुछ नोट्स देते हैं तो नोट्स के साथ एक तो आप उनको वर्बली वो चीज़ समझाएं, पहले उनको नोट्स भी प्रोवाइड करें ताकि उनको याद रहे कि ये चीज़ मैम ने बोली थी, ये टीचर ने बोला है, तो ये चीज़ें इस तरह से लिखी हैं. बिकॉज मेयरली अगर आप सिर्फ उनको वर्बल फॉर्मेट्स में देंगे, चीज़ें बताएंगे तो वो भूल जाएंगे. सिर्फ रिटन में देंगे, समझाएंगे नहीं तो उनको समझ नहीं आएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको रिटन के साथ साथ वर्बल को कंबाइन करना है सो दैट दे अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली. लास्ट है एनकरेज करें. लास्ट आई वोंट से देयर आर मेनी मोर थिंग्स बट इन माय दिस स्लाइड आई हैव गिवन दिस द लास्ट वन, दैट इज एनकरेज करें कोऑपरेटिव लर्निंग को, एक्टिविटीज व्हेन एवर पॉसिबल. ऐसे स्टूडेंट्स को इनवाइट करें जो बहुत एबल हैं चीज़ों में, जो वर्क कर सके, और एक ऐसा कॉमन गोल दे दें जिसमें कि वो उन जो स्पेसिफिक लर्नर्स हैं उनको इंक्लूड करें. क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन विच अ ट्रू कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स इज फैसिलिटेटेड एंड एनहांस्ड. ऐसे में क्या होगा, जो वैसे ही बहुत गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, वेरी हाई IQ लेवल होता है उनका, राइट, तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से, क्योंकि वो चीज़ वो हासिल कर चुके हैं. जब अभी तक क्लास जो नहीं कर पा रही है वो ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आप ऐसा कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को क्लास में आप जो स्पेसिफिक नीड्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बिठाएं सो दैट वो उनको हेल्प आउट करें. तो जहाँ वो हेल्प करेंगे, एक तो उनकी चीज़ भी रिपीट हो रही है और आप और बच्चों को उनसे हेल्प मिल रहा है. एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बच्चे जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स से बहुत जल्दी सीखते हैं. उतना वो एक टीचर के आगे फिर भी थोड़ा झिझकते हैं, बट व्हेन दे आर आस्किंग देयर फ्रेंड्स समथिंग, अपने क्लासमेट्स से कुछ पूछते हैं, वो जब वो चीज़ें समझाई जाती हैं बच्चों के थ्रू तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं. सो मेक श्योर व्हेन यू आर गिविंग सच एक्टिविटीज़ तो यू मेक सच स्टूडेंट्स सिट विद स्पेसिफिक डिसेबल स्टूडेंट्स और लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स. सो वो बहुत हेल्प होगा टीचिंग में. सो दिस इज हियर एंड I will be bringing the next video soon, and please if you have liked the video, please do like, comment and subscribe the channel. And इसके साथ साथ I will give you one question also, that आप लोग मुझे बताइए कि और वो कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं बट दे आर वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो आनी चाहिए. Mention that and I will be bringing the video soon. Take care everyone. Bye bye.